रेड के प्रिपरेशंस और प्लानिंग के साथ लोकेट C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का रिफ्यूल होना बहुत जरूरी था। करीब 5,000 किलोमीटर तक रास्ता तय करना आसान न था। एयरफ्यूल की कैपेसिटी इजराइल के पास न थी। किसी भी एक अफ्रीकन गवर्नमेंट की मदद के बिना एंटेबे पर रेड करना नामुमकिन था। ऐसी गंभीर स्थिति में केन्या इजराइल का दोस्त बनकर सामने आया। इजरायली गवर्नमेंट ने केन्या से इजराइल डिफेंस फोर्स को जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिफ्यूलिंग की मदद मांगी। इस वक्त केन्या के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ब्रूस मैकेंजी ने केनियन प्रेसिडेंट केनियाटा को इजराइल की मदद के लिए राजी करवा दिया। केन्या ने इजराइल एयरफोर्स को नैरोबी में प्रवेश करने की इजाजत के साथ साथ मोसाद को एंटेबे ऑपरेशन के लिए जरूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मुहैया करवाई। उस वक्त युगांडा एम्बेसडर इजैक लिमांगो ने केन्या एयरफोर्स की बात को छिपकर पता लगाया कि केन्या इजराइल के रेस्क्यू मिशन में मदद करेगा। तुरंत लिमांगो ने युगांडन कमांडर आइजैक मल्यामुंगु को अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि इजराइल युगांडा की धरती पर एक घातक मिलिट्री रेड करने वाला है। मल्यामुंगु ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बेतुका बताते हुए इदी अमीन को इस बारे में बिल्कुल भी अलर्ट न किया। इदी अमीन के बेटे जाफर आमीन के मुताबिक मल्यामुंगु ने टेलीफोन से इजराइल द्वारा मिलिट्री रेड की चेतावनी दी। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की मीटिंग पूरी करके तुरंत इदी अमीन युगांडा के लिए डिपार्ट हुआ। शाम अल शेख से टेक ऑफ करके टास्क फोर्सेस अंतरराष्ट्रीय मार्ग रेड सी के रास्ते चल दिया। इजिप्ट, सूडान और सऊदी अरेबिया फोर्सेस की नजर से बचने के लिए विमान की उड़ान 30 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया। 30 मीटर की ऊंचाई पर कार्गो प्लेन की उड़ान जारी रखना आसान न था, क्योंकि प्लेन में कमांडोज और भारी सामान को लोड किया हुआ था। हरक्यूलिस C-130 कार्गो प्लेन रेड सी के बाद चिबोटी से गुजरा और फिर नैरोबी में पहुंचा। वहां रिफ्यूलिंग और आगे के प्लान सेट किया गया। इजराइल को 2 बोइंग 707 जेट कार्गो प्लेन को फॉलो कर रही थी। जिससे पहले बोइंग विमान मेडिकल फैसिलिटी से लैस था और नैरोबी में जोमो केनियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ऑपरेशन कमांडर जनरल यकुतिल एदम दूसरे बोइंग जेट पर थे। 3 जुलाई की रात करीब 4 बजे इजराइल फोर्स की विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। हरक्यूलिस C-130 के लैंड होते ही ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर बाहर निकली, जिसमें इजरायली कमांडोज थे। 3 गाड़ियां टर्मिनल की तरफ एग्जीक्यूट होते दिखाई दे रहा था, परंतु एक समस्या सामने आई। जिस ब्लैक मर्सिडीज को इदी अमीन के कार से मैच करके बनाया गया था, दरअसल उस कार को प्लेन से निकालते ही इजराइल फोर्स एक्सपोज हो चुकी थी, क्योंकि ऑपरेशन के कुछ ही दिनों पहले से इदी अमीन व्हाइट मर्सिडीज का इस्तेमाल कर रहा था। इस बात का पता युगांडन सोल्जर को पहले से ही था, इसलिए ब्लैक मर्सिडीज को देखकर उनका शक बढ़ चुका था। 2 युगांडन सोल्जर ने गाड़ी को रोक देने का इशारा किया। गाड़ी में बैठे यूनिट कमांडर योनाथन नेतन्याहू समझ चुके थे कि इजराइल फोर्स एक्सपोज हो चुकी है और इस बात का ध्यान रखकर अपनी टीम को युगांडन सोल्जर्स पर हमला करने का ऑर्डर दिए। कमांडोज ने साइलेंट पिस्टल से 2 युगांडन सोल्जर्स को मार गिराया। इसके बाद युगांडा आर्मी ने टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। लैंड रोवर पर सवार हो रहे बाकी के कमांडोज ने अनसरप्रेस्ड गन से काउंटर अटैक किया। गन फायरिंग की आवाज से टर्मिनल में बैठे हॉस्टेजेस डर गए। इजरायली कमांडोज कार से बाहर निकलकर टर्मिनल के पास पहुंचे। हॉस्टेजेस एयरपोर्ट बिल्डिंग के हॉल में थे। हॉल रनवे से सटा हुआ था। टर्मिनल में घुसते ही कमांडोज ने मेगाफोन से हिब्रू और इंग्लिश में खुद को इजरायली सोल्जर्स बताया और हॉस्टेजेस को शांत रहने को कहा। 19 वर्षीय इजरायली फ्रेंच जीन जैक्स पैनिक होकर अपनी जगह से उठ गया था और गलती से कंपनी कमांडर मुकी बेंजर ने हाईजैकर समझकर उस पर गोली चला दी। 52 वर्षीय पास्को कोहेन नाम के एक और हॉस्टेज को हाईजैकर समझ के एक कमांडो ने उस पर गोली चला दी। इस वजह से 2 हॉस्टेजेस मारे गए। हाईजैकर्स ने छुपकर इजरायली कमांडोज पर हमला किया। कमांडोज ने रैपिड फायर करते हुए हाईजैकर्स पर हमला किया। क्रॉस फायरिंग में 56 वर्षीय जूस ईडा बोरोकोविटेक हाईजैकर्स की गोलियों से मारा गया। कमांडोज के सामने फायर कर रहे हाईजैकर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। हॉस्टेजेस को कवर करते हुए कमांडोज सभी को बाहर ले गए। सारे हॉस्टेजेस को सेफ पैसेज तक पहुंचा दिया गया। उसी वक्त एक कमांडर ने हॉस्टेजेस से बाकी के हाईजैकर्स का पता पूछा। हॉस्टेजेस ने मेन हॉल के कनेक्टिंग डोर की तरफ इशारा किया। एक्शन मोड पर आकर कमांडोज आगे बढ़े और हॉल में कई सारे ग्रेनेड्स फेंके। बिल्डिंग्स के बाकी के हिस्सों को घेर लिया गया। बिल्डिंग के हर कोनों में हाईजैकर्स को ढूंढकर गोलियों से भून डाला गया। उसी वक्त
एडिशन C-130 हरक्यूलिस ने लैंडिंग की और आर्म पर्सनल कैरियर को अनलोड करके रिफ्यूल हो रही प्लेन को कवर किया। इजरायली फोर्सेस ने युगांडा के 11 सोवियत बिल्ड MiG-17 और MiG-21 जेट फाइटर्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रेड खत्म करते ही असॉल्ट टीम एयरक्राफ्ट की तरफ पहुंची। हॉस्टेजेस को प्लेन में सेटल किया जा रहा था। लोडिंग प्रोसेस के बीच युगांडा सोल्जर्स ने प्लेन की तरफ हमला किया। जवाबी हमले में इजरायली कमांडोज ने AK-47 से दुश्मनों को टारगेट किया और पलक झपकाते ही कई सारे युगांडा सोल्जर्स को ढेर कर दिया गया। इसी टेंस फायर फाइट में कंट्रोल टावर से कमांडोज पर युगांडा सोल्जर्स ने हमला किया। इस हमले में 5 कमांडोज घायल हुए और यूनिट कमांडर योनाथन नेतन्याहू बुरी तरह से घायल हुए। शरीर में गोली लगने की वजह से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। एक कमांडो ने युगांडन सोल्जर की गोलियों से बचकर योनाथन नेतन्याहू को कैरी करके प्लेन के अंदर पहुंचाया। कमांडोज ने लाइट मशीन गन्स और रॉकेट प्रोफिल्ड ग्रेनेड से टावर पर हमला किया और सोल्जर्स को मार गिराया। सभी हॉस्टेजेस और कमांडोज के अंदर आते ही प्लेन ने टेक ऑफ किया। 106 हॉस्टेजेस में से 3 हॉस्टेजेस मारे गए और 34 वर्षीय डोरा ब्लॉच नाम की महिला युगांडा में ही रह गई और आगे चलकर हॉस्पिटल में उनका युगांडा सोल्जर्स ने ब्रूटली मर्डर किया। ऑपरेशन 53 मिनट में पूरा हुआ, जिसमें असॉल्ट टीम ने मात्र 30 मिनट में अपना काम पूरा किया। इस ऑपरेशन में सारे हाईजैकर्स और 45 युगांडन सोल्जर मारे गए। वह इजराइल के यूनिट कमांडर योनाथन नेतन्याहू की हालत कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। ऑपरेशन के मेडिकल टीम कमांडर इफ्राम योनाथन नेतन्याहू का इलाज कर रहे थे, परंतु अपने पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचा न पाए। लेफ्टिनेंट कॉलोनल योनाथन नेतन्याहू वीर गति को प्राप्त हुए। प्लेन में बैठे सभी कमांडोज की आंखों में आंसू आ गए थे। वे सभी और हॉस्टेजेस पूरी तरह से भावुक हो चुके थे। किसी के चेहरे पर इस ऑपरेशन की सफलता की खुशी दिखाई न दी। 6 डे वॉर, यौम किपुर वॉर में इजराइल की जीत का अहम हिस्सा बने रहे योनाथन नेतन्याहू ने ऑपरेशन एंटाबे में वीरता की एक नई मिसाल कायम की। मात्र 30 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपनी जान देने वाले लेफ्टिनेंट कॉलोनल योनाथन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में अमर बन गए। आज योनाथन नेतन्याहू को पूर्व इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के भाई के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन के इतने सालों बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं। कमांडोज और हॉस्टेजेस इजराइल सुरक्षित पहुंचे। सभी अपने परिवारों से मिलकर बेहद खुश थे। अपने प्रियजनों को देखकर सभी भावुक हो चुके थे। इजरायली कमांडोज की बहादुरी को पूरे देश ने सराहा। एयर फ्रांस एयरबस A300 के पायलट कैप्टन मिशेल बाकस की बहादुरी को सभी ने सलाम किया। कैप्टन बाकस को लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ बाकी के क्रू मेंबर्स को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। मृतक हॉस्टेजेस को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन एंटाबे के नायक लेफ्टिनेंट कॉलोनल योनाथन नेतन्याहू का इजराइल फोर्सेस ने सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। इजराइल के इस नायक के त्याग को सभी ने गर्व से सलाम किया। इस ऑपरेशन के बाद कई देशों ने इजरायली कमांडोज की हिम्मत को आने वाली पीढ़ी के जीवन की प्रेरणा का उत्तम उदाहरण माना। इजराइल ने लेफ्टिनेंट कॉलोनल योनाथन नेतन्याहू की याद में ऑपरेशन एंटाबे का नाम बदलकर योनाथन रख दिया। दुनिया जानती थी कि युगांडा का क्रूर शासक इदी आमीन कितना बददिमाग और क्रूर था। इजराइल द्वारा दी गई भारी मात से इदी आमीन पूरी तरह से बौखला गया। इदी आमीन का केनिया प्रति गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अपने युगांडर सोल्जर्स को भेज के 245 केनियन की निर्ममता से हत्या करवा दी और साथ ही साथ एंटाबे एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स की भी हत्या करवा दी। इदी आमीन द्वारा केनियंस की हो रही हत्या के प्रभाव से करीब 3000 केनिया के लोग युगांडा से भाग गए। अप्रैल 1987 युगांडा के अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हेनरी काम्बा ने युगांडा ह्यूमन राइट्स कमीशन से 74 वर्षीय डोरा ब्लॉच, जिनकी हत्या हॉस्पिटल में युगांडा सोल्जर्स ने की, उसकी आलोचना की। 1978 में इदी आमीन अपने युगांडा एजेंट्स द्वारा केनिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ब्रूस मैकेंजी के प्लेन में बॉम्ब फिट करवा दिया, जिस वजह से 24 मई 1978 में मैकेंजी की एयरक्राफ्ट एक्सप्लोजन में मौत हो गई। बाद में मोसाद चीफ डायरेक्टर मीर आमिट ने इजराइल में मैकेंजी के नाम पर एक जंगल प्लांट करवाया। 4 जुलाई 1976 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के चेयरमैन द्वारा शिकायत को ध्यान में रखकर एक मीटिंग बुलवाई। इजराइल पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ने एक्ट ऑफ अग्रेशन का चार्ज लगाया।
काउंसिल ने इजरायल एम्बेसडर चेयरमैन हर्जोग और युगांडा फॉरेन मिनिस्टर जोमा ओरिस अब्दुल्ला को यूएन मीटिंग में भाग लेने की इजाजत दी। यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉट वेल्डेम ने कड़े शब्दों में रेड के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि यह यूएन के मेंबर स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। युगांडा के रिप्रेजेंटेटर अब्दुल्ला ने दावा किया कि नेगोशिएशन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इजरायल के रिप्रेजेंटेटर हर्जोग ने बीच में बोलते हुए कहा कि युगांडा खुद हाईजैकर्स को सपोर्ट कर रहा था। बेनिन, लीबिया और तंजानिया ने इजरायल द्वारा किए हुए रेड को कंडेम किया। वेस्टर्न कंट्री ने इस रेड को सपोर्ट किया। वेस्ट जर्मनी ने इस रेड को एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहकर सपोर्ट किया। इसके बाद फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने इस ऑपरेशन का पूरा समर्थन किया। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस ऑपरेशन को सबसे इंपॉसिबल ऑपरेशन कहकर अपना फुल सपोर्ट दिया। तो दोस्तों, इजरायल द्वारा किए इस ऑपरेशन एंटरबे को कंडेम करने वालों की संख्या से ज्यादा उसे सपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा थी। इजरायल ने अपने नागरिकों को बचाने के साथ साथ टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस ऑपरेशन की रचना की। तो दोस्तों, यह थी कहानी इजरायल द्वारा सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन, जिसे आज तक दुनिया सबसे बहादुर और दबंग ऑपरेशन के नाम से जानती है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक हेरोइक मिशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।